ओके फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते अब स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज का प्रोग्राम जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ न कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप सबसे पहली चीज़ होता है कि उनकी वाई क्लियर करना, यानी कि आपके साथ जितने भी लोग आज बैठे, जितने लोग भी प्रोग्राम अटेंड किए, जितने लोग कल पूरा प्रोग्राम अटेंड किए थे। कल का हमारा प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन था। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ पूरा कंप्लीट एजुकेशन दिया, यानी कि पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन दिया हूँ। अब उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। जी हाँ, मैं आपको क्लियर कराऊँगा कल का प्रेजेंटेशन जितने लोगों ने देखा, उसका वीडियो जाइए, वीडियो देखिए और वही प्रेजेंटेशन अब हर वीक यानी मंडे को प्रेजेंटेशन हमारा होगा कंप्लीट प्रेजेंटेशन और ट्यूसडे को ये हमारी फर्स्ट स्टेप का ट्रेनिंग होगी। ये 2 चीज़ को मैं करूँगा फिर उसके बाद पूरे वीक हम लोग काम करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद जो बीच में ट्रेनिंग्स होती है वो अलग सी बात है, वो होते रहेगी। तो पहला चीज़ है आप सबको को ये होना चाहिए कि आप लोग क्यों वेस्टेज कर रहे हो? जी हाँ, रिजल्ट के लिए। अब रिजल्ट क्या? मैं रिजल्ट क्यों लिख रहा हूँ? रिजल्ट मतलब कि किसी भी चीज़ का निचोड़ निकलना, वो रिजल्ट होता है। जी हाँ, तो रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। और वेस्टेज में रिजल्ट निकालने के लिए यानी कि वेस्टेज में अगर आपको जो भी चीज़ दे रहे हैं, आपको नाम, फेम, पहचान, टाइम, हेल्थ जो भी पैसा जो चाहिए वो रिजल्ट आपका है ना? अब उस रिजल्ट के लिए आपको करना क्या होगा? आपको बिज़नेस करना होगा। बिना बिज़नेस का आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पे एक ही रास्ता है, बिज़नेस जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आपकी इनकम आएगी। आपको उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि बिज़नेस को अगर आपको करना है, तो आपको पास क्या चाहिए? टीम चाहिए। यानी कि जितना बड़ी टीम देखिए टीम साइज़ बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास टीम साइज़ रुकी हुई है, तो मैं ये चीज़ नहीं न कि आप ये समझ लीजिए कि आप उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जितनी बड़ी टीम उतना ज़्यादा चांस रहेगा। अगर मान लें किसी के पास 100 लोगों की टीम है, तो 100 लोगों से परचेज़िंग करा सकता है और किसी के पास 10,000 की टीम है, तो 10,000 तक परचेज़ करा सकता है। लेकिन 100 लोगों वाली टीम, वो 101 लोगों से परचेज़िंग कराने की सोच भी नहीं सकता। यानी कि टीम की साइज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी बिज़नेस बढ़ेगी, ये सच्ची बात है। और टीम बढ़ाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इवेंट, 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 एक ही प्रोग्राम। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इवेंट का बिज़नेस है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इवेंट का बिज़नेस है। यानी कि हम जितना प्रोग्राम करते हैं, जितना लोगों के साथ में डील करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम अटैच करेंगे, उतना जल्दी हमारी ये हमें जितना इवेंट होगा। अब इवेंट का मतलब ये नहीं हो रहा है कि मैं कहूँगा आपको कि 500 1000 लोगों के लिए आप एक हॉल बुक कीजिए। हॉल बुक करके आप वहाँ पे बड़ा-सा बैनर लगा के, बड़ा-सा प्रोजेक्टर लगा करके प्रोग्राम कीजिए, ऐसा नहीं है दोस्त। इवेंट अगर आप रोज़ एक-एक लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन लोगों के साथ कर रहे हो, वो आपका इवेंट है, याद रखिएगा, वो आपका इवेंट है, वही होता है। अब बात की जाए इवेंट की बात, अब इवेंट कैसे होगी? इवेंट करने के लिए हमें चाहिए लोग, यानी कि पीपल्स, लिस्ट, जितना बड़ा आपके पास लिस्ट है, जितना ज़्यादा लोग आपके पास आएँगे, उतना ज़्यादा इवेंट करोगे भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है, तो आप 10 ही लोगों से ना बात करोगे, लेकिन आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है तो 100 लोगों से बात करोगे। आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है तो 200 लोगों से बात करोगे। तो जितना ज़्यादा आपके पास लिस्ट रहेगा उतना बड़ा, उतना ज़्यादा आप इवेंट करोगे। जितना इवेंट करोगे उतनी टीम से बढ़ेगी। यही फंडा है। देखिए, आज मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि क्या तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का। अगर आप ये काम कर रहे हो, तो आप कामयाब होगे। अगर आप ये काम नहीं करके अपना दिमाग लगा रहे हो, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है? ये क्लियर हुई बात? अब बात आती है कि ये सारा काम करेगा कौन? ये लोग लिस्ट लाएगा कौन? इतना मगजमारी कौन करेगा? लिस्ट ला करके लोगों से बात करके प्रोग्राम करेगा कौन? प्रोग्राम करके टीम की जॉइनिंग कराएगा कौन? टीम करके बिज़नेस कौन करेगा? पैसा कौन कमाएगा? वो कमाएगा जो इस सिस्टम में कमिटमेंट लिया हुआ है, यानी कमिटेड है, ठीक है? यानी कि वो ये ठान चुका है कि मुझे इस सिस्टम से कुछ करना है, आगे बढ़ना है। जिसने ये ठान लिया वही आगे बढ़ वही करेगा। और ठानता कौन है? ठानने के लिए क्या चाहिए? रीज़न चाहिए, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाय? कारण इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम को करने के लिए उसका कारण का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर कारण का महत्व है तो ही जाकर के वो काम कर पाएगा। यस या नो? बोलिए। रीज़न इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता है? दुनिया का हर एक काम रीज़न से ही होता है। अगर रीज़न है, आप लोग मुझे चैट पे रिप्लाई करते चले जाइए कि क्या कारण इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को दुनिया में करने के लिए? बिल्कुल, जी हाँ। अच्छा लगा आप लोग रिप्लाई कर रहे हो कि ज़रूरी है। कोई भी काम करने के लिए कारण होना चाहिए। तो कारण कैसा? कारण कैसा? अगर बात की जाए कारण की, तो कारण कैसा होना चाहिए? छोटा? टाइम पास? नहीं, कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपको एक 5 माले की बिल्डिंग में खड़ा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 5 माले के बिल्डिंग में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि कूदो नीचे, क्या आप कूदोगे? नहीं कूदोगे। अच्छा मान लें ₹50,000 आपको देगा तो? ले भाई ₹50,000 दे रहा हूँ, कूदो।
बोलेगा तुम्हारा 1 महीने की सैलरी कितनी? अगर मान लिया आप बोलोगे कूदेंगे पैर टूट जाएगा, तो पैर टूट जाएगा 3 महीना, आपका 1 महीना सैलरी कितना है? बोलेगा 20,000 रुपए सैलरी, बोलेगा मैं तुम्हें को 60,000 या 80,000 रुपए दे रहा हूँ, कूदोगे? नहीं कूदोगे, है ना? यादव जी ने कहा कि नहीं कूदेंगे, सिंपल सी बात है ना? अच्छा 80,000 रुपए जगह बोले ले 10,000 रुपए और दे दे, तब कूद जाओगे? फिर भी नहीं कूदे, बोला क्यों नहीं कूदेंगे? लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए, रीज़न बदल जाता है, अब रीज़न क्या हो जाता है कि वही बिल्डिंग में आग लगी हुई, उसी बिल्डिंग में आग लगी हुई और आग लगी हुई, आप ऊपर पहुँच चुके हो, अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं, अब क्या करोगे? अब कूदोगे? बिल्कुल कूदना पड़ेगा क्योंकि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तो इसी से ऑप्शन अगर अगर आपका कारण बड़ा है, जी हाँ, और कारण बड़ा सिर्फ नहीं होना चाहिए, कारण बड़ा होने के साथ-साथ कैसा होना चाहिए? इमोशनल भी होना चाहिए, यार नहीं कूदेंगे तो मर सकते हैं, ठीक है? और पेनफुल भी होना चाहिए, डर भी तो लगता है अरे यार, यहाँ मौत आते हुए दिख रही है और इधर से अगर मैं देख रहा हूँ कूद जाऊँगा तो शायद बच जाऊँ, शायद नहीं पता नीचे बचूँगा, नहीं बचूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कारण बहुत बड़ा है, इमोशनल है, पेनफुल है ना, तो आपका कमिटमेंट क्या हो जाता है मालूम है? कमिटमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब किसी भी कीमत में कूदना तो पड़ेगा। यही तो सच्चाई है दोस्तों, कि अगर आपका कारण आज वेस्टेज करने का अगर आपका कारण बड़ा बन गया ना, यार मेरे को किसी जैसे कि मैंने अब ठान लिया, मेरे साथ एक बहुत यूनिक मेरा फंडा मेरी किस्मत है। मालूम है, मैं जितना डिमोटिवेट होता हूँ ना, ये दुनिया मेरे को जितना डिमोटिवेट करती है, जितना प्रॉब्लम्स आता है ना, उतना ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। और फिर जो मेरा जो डिमोटिवेशन लेवल होता है ना, वो जस्ट मतलब कि एक तरह से रिवर्स होकर के वो सीधा का सीधा बढ़ जाता है। ये मेरी क्वालिटी है। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा खुश कब होता हूँ, जब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मतलब अब मज़ा आया, अब लगता है कि मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, फिर मज़ा आता है। और मैं मालूम है मेरी ग्रोथ तब-तब हुई जब मेरे को सबसे ज़्यादा टीम टूटी है मेरी। मेरा पे-आउट तब बढ़ा जब मेरे को लोग छोड़ के गए। लोगों को लगता है ये डिमोटिवेट होके छोड़ देगा, मेरे साथ उल्टा होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे मेरे अंदर एक ताकत है। मुझे एक चीज़ लगता है ना जैसे होता है बाउंस बैक, तो बाउंस बैक का मतलब क्या होता है? एक बॉल को गेंद को जब आप लेते हो गेंद क्या होता है? गेंद को जब आप नीचे पटकते हो तो क्या होता है? जितना ज़ोर से आप गेंद को पटकेंगे, वो उतना स्पीड से भागेगा। तो ये मेरे को एक चीज़ क्लियर होता है कि जब चपेड़ माँग रही है दुनिया ना, ठीक है? अब जब बॉल आता है जैसे कि क्रिकेटर जब बॉल जब फेंकता है ना, बॉलर तो बैट्समैन उसको और हिट करता है और लंबा जाता है वो। जितना स्लो फेंकेगा उतना कम जाएगा, लेकिन जितना फास्ट फेंकेगा उतना दूर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। यही सच्चाई है और यही सच्चाई है। और मेरा मानना क्या मालूम है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा क्या आपने कभी रेस के घोड़े को देखा है? रेस में जब घोड़ा दौड़ता है, देखा होगा पिक्चर में, फ़िल्म में, टीवी में, है ना? आपको देखा होगा उसके ऊपर एक जॉकी बैठा रहता है। वो जॉकी उसको पकड़ के खींचते रहता है, मारते रहता है, खूब मारता है, खूब मारता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जॉकी जब उसको मार रहा है मतलब क्या क्यों मारता है जॉकी? जॉकी उसको इसलिए मारता है कि उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको कामयाब बनाने। इसी तरह प्रॉब्लम्स परेशानी जो आ रही है ना, जो टीम टूट रही है, ये सब क्या है? ये सब आपको कामयाब बनाने के लिए। अगर घोड़ा ये सोच ले कि यार जॉकी खूब मारता है, हम जा रहे हैं वापस भाग जाएँगे, तो घोड़ा कभी रेस जीत पाएगा नहीं। घोड़ा को जितना ज़ोर से जॉकी मारता है ना, वो और स्पीड भागता है। तो आपको भी वही चीज़ लाना होगा, वो नेचर लाना होगा अपने अंदर, कि यार प्रॉब्लम जितना बड़ा आएगा ना, प्रॉब्लम जितना बड़ा आएगा ना हमको उतना फ़ील है। सर जी मुझे समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है प्रितपाल जी समझ में आ रहा है आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ये ठानो कि यार प्रॉब्लम जैसे हिट करता है उसको और ऐसा हिट मारूँगा, ऐसा किक मारूँ कि प्रॉब्लम इतना दूर जाके फेंकाए कि दोबारा वो आने के लिए 10 बार सोचे। और मेरे साथ यही होता है, ठीक है? मेरे साथ ये हमेशा होता है कि भाई जब भी मेरे को जब प्रॉब्लम आए, मैं आपको बताऊँगा मेरे साथ मई महीने में ऐसा हुआ कि मेरी जो सबसे बड़ी टीम है टूट गई। अभी तक किसी को नहीं पता। मेरी जो सबसे बड़ी टीम थी मुझे 10,000 पीवी देने वाली टीम टूट के 300 पीवी में आ गई और उसमें ना मेरी पे आउट में 22,000 रुपए का मतलब कि उछाल आया, 22,000 जो लगभग साढ़े 3 से 4 लाख का सेल गिरने के बावजूद मेरा बिज़नेस बढ़ गया, इनकम बढ़ी। कारण क्या था? यार तूने आया कोई बात नहीं प्रॉब्लम, तेरे को ऐसा किक मारूँगा कि तू भी याद रखेगा कि कहाँ गया था। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका रीज़न बहुत बड़ा इमोशनल और पेनफुल है, तब आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ले पाते हैं। मैं बहुत उल्टा कॉपी अगर मैं ठान लिया जहाँ मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, मैं ऐसा ठान लेता। ऐसा ठानता हूँ कि वो फिर दोबारा उस लाइफ़ में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे याद है आज भी मैंने कई बार कहा है और आज भी मैं कहना चाहूँगा एक बार क्या हुआ था जब मैं काम इसकी शुरुआत किया था, जब कोई अचीवमेंट कोई लेवल्स नहीं थी। तो उस वक़्त मैं एक प्रोग्राम में गया था हमारे जमशेदपुर में और प्रोग्राम में जब मैं बैठा तो मुझे तो एक्चुअली मैं उस वक़्त प्रेज़ेंटेशन देता था। लेकिन चूँकि मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई लेवल नहीं थी, मैं क्या किया, मैं बैठा हूँ, पीछे बैठा हूँ, सेकंड रो में और वहाँ सारे लोगों को अवार्ड मिल रहा है। किसी को सिल्वर का, किसी को गोल्ड का, किसी को स्टार का, मैं वहाँ बैठा हूँ। अब मैंने वही ठाना। क्या ठाना? कि यार आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, इसके बाद मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं आएगा और हर महीना जब भी कोई प्रोग्राम होगा मैं स्टेज में जाऊँगा, मुझे बुलाया जाएगा और वो हो रहा है।
मैंने था ना, जब मैंने शुरुआत की थी तो पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि प्रेज़ेंटेशन दिलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऐसा प्रॉब्लम होता था कि अपलाइन कभी नहीं मिल पा रहा, कभी डाउनलाइन जो जिसको मैं लेकर के वो नहीं लेकर के आ पा रहा, दिक्कत होती थी। मैंने वही था ना कि ऐसा करूँगा कि किसी की नौबत ही नहीं आएगी, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि मैं हारता नहीं हूँ। जब आपका रीज़न बड़ा है ना, जब आपका रीज़न पेनफुल है, इमोशनल रीज़न बहुत बड़ा है ना, तो आप हिम्मत नहीं हारोगे, आप उल्टा चैलेंज कर दोगे। आप उल्टा चैलेंज कर दोगे, जो परेशानी है उसको चैलेंज तू आ ना। मतलब कि परेशानी आने से पहले 10 बार वो सोचे कि यार हम किसके पास जा रहे हैं। परेशानी को लगे कि हम अपना सर फोड़ दिया करके। ये होनी चाहिए। ऐसे कहते हैं बाउंस। ये कब होता है? जब आपका रीज़न ज़िंदगी में कुछ बड़ा रीज़न लेके चल रहे हो ना, ज़िंदगी में कुछ इमोशनल पेनफुल रीज़न लेके चल रहे हो ना, तो कमिटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की हैसियत नहीं होगी जो आपको हिला सके। चाहे कितना प्रॉब्लम्स आए, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। और वो चाहिए कब? जब रीज़न आपका बिग इमोशनल पेनफुल या प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। तो आप तुझको भी पता तो चले किसके पास आया है तू। लेकिन 90-95% लोग ये नहीं करते। 90 और 95% लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो जो हंटर पर रन रन है मेरे लिए गलती है। नहीं, वो तो आपको वो स्ट्रॉन्ग करेगा। आप मुझे बताइए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अगर एक लकड़ी का टिंका दी जाए तो उसको तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? लकड़ी का टिंका को उँगली से तोड़ दोगे। अगर कोई डंडा को दिया जाएगा थोड़ा मोटा रहेगा उसको तोड़ने का पूरा ऐसे पूरा मुट्ठी से तोड़ोगे, है ना? अगर एक पेड़ को दिया जाएगा तो कुल्हाड़ी से तोड़ोगे, अरे बड़ा-सा पेड़ को दिया जाए। यानी कि इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि प्रॉब्लम्स जो आती है ना, वो आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए आई है, कि ये कितना मजबूत है। कभी-कभी लोग छोटे-छोटे प्रॉब्लम से सर नहीं हो पाएगा, हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोग मैं बोला ना मेरी आज तक मैं अपनी बात करूँ तो कई हज़ार लोगों तक बात कर लिया होगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा, मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, क्योंकि मेरा रीज़न बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही मैं देख पा रहा हूँ 2025 100 करोड़ का टर्नओवर। मैं रीज़न बड़ा है, 100 करोड़ का अरे यार 100 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम होगी। यार ये इनकम चाहिए। और जब मेरे पास ये इनकम होगी तो मैं फिर अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ को जिस तरीके से जीना चाहूँ कर सकता हूँ। ये मुझे लगेगा। तो मुझे ये पेनफुल इमोशनल अब बिग रीज़न मिल गया तो मेरा कमिटमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। यार वो दिख रहा तो मुझे प्रॉब्लम दिक्कत, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएँ, तब जाके हम आगे बढ़ पाएँ। और तब आपको लोग कौन लगेंगे? आपके लिए लोग अनलिमिटेड आ जाएँगे। यानी कि आपको लगेगा अरे जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग हैं। क्योंकि आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग हो गया। आप ये ना सोचोगे जो आपका डायरी पे वही आपका लोग है, जो आपको दिख रहा है वही लोग है। आप देखो ये पूरा दुनिया 700 करोड़ की लोग 700 से 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया है। देश मेरा लगभग 1.5 करोड़, सवा करोड़ की आबादी वाला सवा-सवा करोड़ की आबादी वाला देश में मैं रहता हूँ और मैं कहता हूँ लोगों की कमी है। हाँ, मुझे तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका रीज़न बहुत ही बड़ा है। आप 10 लाख कमाने के लिए अगर वेस्टेज में आए हो, तो आपको लगेगा कि यार 10 लाख कमाने के लिए कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 करोड़ का सेल देना है। 2 से 3 करोड़ का सेल देने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो लाख लोगों की टीम चाहिए। अब लाख लोगों की टीम चाहिए तो फिर आप क्या 4-5 में रुकोगे? आपका रीज़न ही नहीं था। आपने टारगेट ही नहीं लिया। आपने प्लान ही नहीं किया। आप तो आके ट्राई कर रहे तो रीज़न नहीं है। रीज़न अगर तो टेंशन ही नहीं रहेगी। आपका छोटा एक 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 रीज़न मान लिया आपने टारगेट लिया 1 लाख का भी। आपको पता है अगर 1 लाख रुपए कमाने के लिए एवरेज कम से कम 50,000 70,000 पीवी देना पड़ेगा या मोटा-मोटी कम से कम 1 लाख पीवी तो देना। अगर 1 लाख पीवी दे दी तो 1 लाख जाएगी जाएगी। चाहे एलओपी आगे पीछे हो। 36,000 पीवी में एलओपी के साथ 1 लाख आती है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी 50,000 पीवी तो देना पड़ेगा। अब 50,000 पीवी यानी 3 बजे बोलो 15 लाख का सेल, 10 लाख से 15 लाख का सेल। अब आपको पता है 10 लाख का सेल अगर हमको देना है, मुझे 1 लाख रुपया कमाना तो 10 लाख का सेल देना होगा। 10 लाख का सेल देने के लिए कम से कम 10,000 की टीम चाहिए। कम से कम 10,000 की टीम चाहिए, ठीक है? तो आप क्या 4-5 में रुकोगे? नहीं। लेकिन चूँकि आपका रीज़न ही नहीं है, चूँकि आपका टारगेट्स ही नहीं, चूँकि आपका रीज़न बिग इमोशनल पेनफुल भी नहीं है, रीज़न ही नहीं है। तो दिक्कत होती है। तो पहला काम आपको आज करना है कि आपका रीज़न क्या है? अगर रीज़न नहीं है तो क्या करोगे मालूम है? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, शुरुआत के 2 महीने 3 महीने खूब वेस्टेज करते फिर साइड से कुछ और शुरू करते। जी हाँ, साइड से कुछ और शुरू करते। वो सामान बेचेंगे, कुछ और कंपनी करेंगे, कोई और सिस्टम में जाएँगे, कहीं जॉब पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ साइड से करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर ही तो बिलीव ही नहीं था ना, यहाँ तो रीज़न ही क्लियर नहीं था, यहाँ तो कुछ दिख ही रहा नहीं था और वो करेंगे। लेकिन जिनको ये क्लियर है ना, यार यहाँ जो मिलेगा ना वो कहीं और नहीं मिल सकता, वो कहीं कुछ नहीं करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से कर रहे हैं, पहले से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, अब जॉब करते हुए भाई ऐसा बात है स्टार्ट अभी हमने किया। लेकिन जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं फिर एक्स्ट्रा फिर जाते हैं, इसका मतलब उनको बिलीव नहीं। और अगर आपको बिलीव है, अगर आपको पता है, आपको अगर ये चीज़ आपने ट्रेस कर ली कि यार जहाँ मैं गड्ढा खोद रहा हूँ हीरा है, दिख रहा है, तो क्या आप कहीं और जाओगे गड्ढा खोदने के लिए?
या बगल वाला बोलेगा, अरे यार देख तू हीरा के चक्कर में पड़ा हुआ है, बगल वाला गड्ढा खोल, वहाँ तुमको मतलब कि कोयला मिल जाएगा, कोयला बेच के कमा लेना, बाद में हीरा खोजते रहना। आप बोलोगे कोयला खोदने जाएगा? नहीं जाओगे। आप बोले नहीं भाई, हमको यहाँ पे मैं ट्रेस कर चुका हूँ, यहाँ तो हीरा है अंदर, तो यहाँ उसके लिए मेरे को 100 फीट खोदना पड़ जाए, 100 फीट खोदना पड़ जाए, मैं खोदूंगा, क्योंकि हीरा है। हमको पता है, अगर मैं 100 फीट कोयला खोदूंगा तो उसकी कीमत हीरा का 10% भी नहीं होगी, क्योंकि हीरा है। और हीरा है वो इस चीज में, आज लोग लाखों कमा रहे, लोग 10 लाख रुपए कमाते हैं, क्या दिक्कत है दोस्तों? बोलिए, क्या रीजन स्ट्रांग होना चाहिए? क्या हमारा रीजन स्ट्रांग है? हाँ, जरूर आप लोग जरूर बताइए, क्या हमारा रीजन स्ट्रांग, पेनफुल, इमोशनल रहेगा तो हो जाएगा, तब जाके काम होगा, और तब जाके आपके लिए जो लिस्ट है वो अनलिमिटेड होनी शुरू हो जाएगी। और जब अनलिमिटेड लिस्ट होगी ना दोस्तों, तब आपका इवेंट यानी कि प्रोग्राम, यानी कि आप जो प्रोस्पेक्टिंग करोगे वो आप रेगुलर करोगे, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। ये नहीं देखोगे कितनी टीम आई, कितनी टीम गई, कौन वहां बोला, कौन ना बोला, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, किसने छोड़ा, किसने आया, कोई लेन देन नहीं। आपका सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे प्रोग्राम करना है, मीटिंग्स करनी है, लोगों से मिलनी है, लोगों से बात करनी है, बिना बात किए रात में सोना नहीं है, रात का खाना नहीं खाना है। आप ये टारगेट ले लो, रेगुलर इवेंट, रेगुलर इवेंट, रेगुलर इवेंट, रेगुलर इवेंट। जब रेगुलर इवेंट, रेगुलर इवेंट का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा हॉल करना, नहीं। इवेंट का मतलब हो कि आप 1 to 1, आप एक एक बंदे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक बंदे के लिए, मैं जमशेदपुर से गया हूँ, मैं पुणे गया हूँ एक बंदे से, मैं एक बंदे से मिलने के लिए जमशेदपुर से पटना गया हूँ, एक बंदे से मिलने, सिर्फ एक बंदे से 10 घंटा, 30-30 घंटा सफर तय करने के लिए, सिर्फ एक बंदे से। बात बने नहीं बने नहीं, लेकिन मैं अपना काम 100% करता हूँ, 100% काम अपना करता हूँ ईमानदारी से, रोज रेगुलर। और आज भी अगर मुझे कोई एक बंदे से मिलने के लिए मैं भोपाल गया हूँ, एक बंदे से मिलने के लिए मैं 2 बंदे से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर गया, जम्मू गया। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे 500 लोग बैठेंगे तब मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं गया हूँ, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ, बंदा भी नहीं मिला, 12 घंटा सफर करके, 10 घंटा सफर करके मैं गया हूँ, लेकिन बंदे भी नहीं मिले। मैं जाता था, कई जगह मैंने किया रेगुलर इवेंट। मैं रमजान के महीने में हम लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग यानी कि सुबह सूरज निकलने से पहले से जो हमने की खाना खाया रहता है, उसके बाद पूरे दिन भर आपको कुछ नहीं खाना, और शाम में जब सूरज डूबता है उसके बाद खाने का रहता है। मैं सुबह फास्टिंग, जब रमजान का महीना जाता था, सुबह फास्टिंग फास्टिंग के रोजा वहां से रखा, रोजा रखने के बाद तुरंत लगभग 5 बजे, 5:30 बजे बस रहती थी जमशेदपुर से बोकारो के लिए। मैं वहां से बस पकड़ता था, 5 घंटे का सफर, 5 घंटे का सफर। लगभग 5:30 बजे घर से निकला हूँ, लगभग 10:30 बजे पहुंचता था वहां पर ही बोकारो, और 10:30 बजे पहुंच के फिर वहां पे 11 बजे में जाके मीटिंग करना शुरू करता था, एक बंदे से मिलने गया। 11 बजे से लेकर के 12, 12:30 तक मैं उसके साथ डिस्कस किया, 2 घंटा, लगभग 1 बजे। फिर 1 बजे से मैं बस पकड़ रहा वापस घर आने के लिए, और बस पकड़ के 5:30 बजे घर आता था, और घर आके जैसे बैग रखता था, बैग रख रहा था, अजान होती, ऐसा दिन गया एक बंदे से मिलने के लिए। तो रेगुलर कब आता है? वही चीज है कि अगर आपका रीजन बिग है, इमोशनल स्ट्रांग है एकदम, तो आपका कमिटमेंट स्ट्रांग बनेगा, कमिटमेंट स्ट्रांग बनेगा तो आप कहीं भी, आपके सामने जो बंदा है आप उसको प्लान करो, उसको आप अपना प्रोस्पेक्ट मानोगे, और रेगुलर, पर डे पर डे पर डे पर डे। ये नहीं कि कल मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया और एक भी नहीं माना, कोई दिक्कत, मैं करते रहूँ, क्योंकि करता रहूंगा तो रिजल्ट आएगा। और जब खूब प्रोग्राम करेंगे तो एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, एजुकेटेड होंगे, क्योंकि जब लोग सीखेंगे तभी ना लोग आगे बढ़ेंगे। और जब एजुकेटेड होते चले जाएंगे तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बिजनेस, जब बिजनेस बढ़ेगा तो जैसा आप चाहोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसा आप चाहोगे। आपको आपके हिसाब से चेक मिलेगा। क्या आप चाहते हो अगले 5 दिन के अंदर में आपकी पे आउट इतनी जाए? हाँ, जा सकती है, बस मेहनत करो ना, ये इस ग्राफ को मानो, जैसा आप चाहोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस आपके हिसाब से आएगी, रिजल्ट आपके हिसाब से आएगी। आपको क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए? लेकिन ये जो चीज आज मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो आपको खुद के हिसाब से काम मिले? मिलेगा, आप अपने हिसाब से अपना चेक लिखोगे, लेकिन शर्त है कि जो चीज ये ग्राफ में बताई गई, ये एक एक पॉइंट को आपको नोट कर लेना। अगर आप इस एक एक पॉइंट को नोट कर लेते हो तो आपको 100% कोई भी रोक नहीं सकता खाने में, कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं कि जब आपने अगर इस चीज को क्लियर कर लिया, फर्स्ट टाइम मुझे क्लियर हो कि मेरा क्या क्या चीज क्लियर होना चाहिए, तो आइए सबसे बड़ी चीज तो सिस्टम के बारे में नजर डालते हैं। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि सबसे पहले बंदे की क्या होती है? आईडी लगती है, ज्वाइनिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन होती है, सबसे पहला काम क्या करने का है?
उस बंदे के साथ में एक प्रोग्राम वेलकम ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद क्या है? ये आप खुद कर सकते हो हर एक बंदे से। ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं है, बहुत बड़ा मीटिंग नहीं है कि आपको कुछ हॉल-वॉल लेके करना है 10-15 लोग के साथ नहीं। आपने अभी एक बंदे को आईडी लगवाई, अभी परचेज़ करवाया, अभी तुरंत आप कर सकते हो। क्या करना है? उस बंदे से क्लियर करना कि भाई बताइए आप इस सिस्टम में बिज़नेस करने के लिए आए हैं या सिर्फ़ अभी यूज़र बन के रहेंगे? इतना ही पूछना है। क्या? कि आप यहाँ पे बिज़नेस करना है या यूज़र बन के रहेंगे? वो बंदा कहता है जो भी चीज़ बिज़नेस या यूज़र जो भी कहता है, अगर कहता है बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको बोलिए बिज़नेस करने के लिए सीखना पड़ेगा। बिज़नेस करने की एजुकेशन लेना पड़ेगा और एजुकेशन के लिए हमारे जो सीनियर उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप काम उसके बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम है। अब तब जाके आपकी काम हो पाएगी, वर्किंग हो पाएगी, जॉइनिंग हो पाएगी। नहीं तो अगर अपने दिमाग से चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। यही सिस्टम है दोस्तों। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। यहीं पे ही लोग गड़बड़ा जाते हैं, लोग भटक जाते हैं। हमें भटकना नहीं, हमें गड़बड़ाना नहीं, हमें सिस्टम को फ़ॉलो करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ अब बात की जाती है जब आप सिस्टम के साथ काम करते हैं, ठीक है? तो स्टेप ऑफ वर्क क्या है? किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है? कैसे काम करना है? देखिए आज मैं आप लोगों को जितने लोग आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ रहेगी, बहुत सारी चीज़ मैं बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, आप वीडियो में भी ऑन रह सकते हैं। वीडियो के साथ माध्यम से मैसेज के माध्यम से आप ऑन रह सकते हैं। आप मैसेज रिप्लाई करते रहिए, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ लग रहा है उसका आप रिस्पॉन्स देते रहिए। इससे मुझे समझ में आ गया कि कौन-कौन वाक़ई में रियली इन्वॉल्व है बिज़नेस में। तो ये सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें लोगों को क्या करना पड़ता है? अप्रोच करना पड़ता है, यानी अप्रोचिंग करना है। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है कि हमें ये जानना है कि उसको बताना है या नहीं बताना, उसको प्रोडक्ट बताऊँ या प्लान बताऊँ? अभी मैं बताऊँगा मेरे कई सारे कस्टमर्स हैं जिसको मैं सिर्फ़ सामान देता हूँ, सामान के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको उतना ही करना है, ठीक है? अप्रोचिंग जब समझ में आ जाता है तो दूसरा काम करना क्या है? प्रोस्पेक्टिंग यानी कि प्लान बताना है, कि हाँ, इस बंदे को प्लान बताना है। अच्छा प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो तीसरा काम क्या? क्लोजिंग। अब क्लोजिंग का मतलब ये प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने प्लान दे दिया तो बंदा जॉइन करेगा, ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने प्लान दे दिया तो वो बंदा जॉइन करेगा। जब तक उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो बंदा काम नहीं जॉइनिंग नहीं करेगा। ये सच्ची बात। और उसके बाद फिर क्या? उसकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद क्या कराना होगा? वर्क। यही 4 पहले पिलर पे नेटवर्क मार्केटिंग का स्टेप। और अगर आप इस 4 में से कोई सिर्फ एक कर रहे हो, मान लिया खाली प्रोस्पेक्टिंग करते चले जाओ। आप बोलते हो सर जॉइनिंग ही नहीं होती। अरे जॉइनिंग कहाँ से होगी? बॉस एक ही तो काम कर रहे हो, 4 पार्ट में काम या आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उसको क्लोजिंग करके ट्रेनिंग दिए नहीं, तो काम कहाँ से होगा? तो ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला काम अप्रोचिंग करना, तो आज से अप्रोचिंग हर किसी होगी। फेसबुक में, व्हाट्सएप में तो करते हैं, लेकिन पहला चीज़ अभी मैं आज बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ और आपको मैं अपना फ्यूचर प्लानिंग भी आज बताने वाला हूँ, तो आखिरी तक बने रहिएगा आज के प्रोग्राम। जी हाँ। देखिए कन्वर्सेशन ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, इसी कारणवश मुझे लगता है। कन्वर्सेशन, तो आप जब अप्रोचिंग करो तो कन्वर्सेशन करने का तरीका क्या है? पहला काम है आप उनके फैमिली से रिलेटेड बात करें, उनके ऑक्यूपेशन, उनकी लाइफ और साथ-साथ उनकी इनकम। यानी कि 4 पार्ट में आपको बात करना है, 4 पार्ट के हिसाब से आपको बात करना है, किसी से बात करना है। आज से आपको जिससे भी बात करना है, इस तरह 4 तरीके से बात करना है। कैसे? आपको सिंपल सा जो मैं तरीका बता रहा हूँ। आप किसी से बात करते हैं, हाय, हेलो करते हैं और पूछते हैं उनके बारे में पूछते हैं, आप क्या करते हो? आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? क्या करते हो? अच्छा आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? हेल्दी सब ठीक-ठाक है? काम-काज कैसा चल रहा है? काम के बारे में पूछा आपने, काम के बारे में पूछिए, काम के बाद पूछना बोलते अच्छा क्या काम करते हैं आप? रिक्रिएशन में क्या काम करते हैं? नया करते हैं, पुराना करते हैं? क्या कुछ नए की चाहत रखते हैं? इनकम की बात पूछिए कि क्या आपको इनकम कितना था? क्या कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? यानी ये 4 पॉइंट पे आपको हर एक व्यक्ति से कन्वर्सेशन करना है, इतना ही करना है। अब ये 4 में से अगर वो किसी भी एक में उसको लगता है ऐसा या वो आपको कहता है कि यार सब चीज़ बढ़िया लेकिन वो इनकम उतनी नहीं है या मेरे को पुराना जॉब है मैं कुछ नया चाहता हूँ या मेरे को क्या मेरे अपने काम पसंद नहीं या मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स है। तो ये 4 में से जैसे प्रॉब्लम बताता है, आपको एक काम करना आज से मैं बता रहा हूँ, अभी से आप कर सकते हैं। करना क्या है? क्योंकि आज से मैं सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक एक्टिव सुबह के 6 बजे से क्योंकि मैंने कुछ डिसीजन लिया लाइफ में और उस डिसीजन को पूरा करने के लिए मैं लग चुका हूँ। अगर आप आते तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो लोग आएँगे। मैं आपको सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक एक्टिव हूँ। जी हाँ, 4 घंटा मैंने रखा बैकअप, चाहे वो सो या कुछ भी करूँ ये लेकिन सुबह के 6 से लेकर के 4 रात के 2 बजे तक आपको जब भी प्रेज़ेंटेशन चाहिए, अभी मैं आपको कह रहा हूँ जितने लोग अगर प्रेज़ेंटेशन नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं, आपके पास में यूट्यूब में मेरा वीडियो नहीं होता, आप सीधा बताइए, बात कराइए, फ़ोन में बात कराइए या फिर आप सीधा मेरे को ज़ूम मीटिंग में ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें, डेली। अब सुबह के 6 से लेकर के रात के 2 के बीच में आप जो टाइम लेना चाहते हैं, आप अगर 4 घंटा निकाल रहे हो अपना 4 घंटा मेरे साथ 5 लोगों से भी मीटिंग करवा लें। अगर आप ज़ूम मीटिंग में एक साथ करा ले रहे हो अच्छी बात है, सिंगल-सिंगल करा रहे हो तो भी अच्छी बात है। तो ये आज से आप कितना मीटिंग करवा रहे हो मेरे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अगर आपको मीटिंग्स आ जाएगा जैसे धीरे-धीरे करके आप प्रेज़ेंटेशन फाइल लेकर के खुद मीटिंग करना शुरू कीजिए और मीटिंग करके फिर मेरे साथ ट्रेनिंग करवाइए लोगों को।
यही काम 2 काम है। मीटिंग्स ट्रेनिंग यानी कि जॉइनिंग और एजुकेशन। कितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं हर एक व्यक्ति। हर एक व्यक्ति ठान ले कि रोज़ मुझे कम से कम 3 लोगों को प्लान दिखाना, रोज़ 3 लोगों को प्लान दिखाना, रोज़ 3 लोगों को प्लान दिखाना। कैसे काम नहीं होगा दोस्तों? हमको काम खुद के लिए करना है। अपलाइन आएगा, अपलाइन मोटिवेट करेगा, अपलाइन पुश करेगा तब हम काम करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि अब नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो रीज़न क्लियर करके आए। यहाँ कोई नौसिखिया नहीं है, सब नेटवर्क मार्केटिंग जान रहा है। आप यहाँ दिख रहा है। आपको आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए। हम कैसे काम करें? मुझे तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं? आपको भी करना है क्योंकि रीज़न पहले जो होता है ना व्हाई क्लियर होना चाहिए। व्हाई क्लियर होना चाहिए। जी हाँ। अब आइए कि अगर आप करते हो तो आपको बिज़नेस करने में हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा ऑलवेज़ फॉलो मैन कैटेगरी। अब मैन कैटेगरी क्या होता है? एम फॉर मनी यानी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ इस सिस्टम में आ रहा है तो वो आराम से परचेज़िंग कर सकता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उनको ज़्यादा टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, जो लोगों के पास वो आमदनी नहीं है, तो वो कैसे परचेज़ करेंगे? हमारा बिज़नेस कर रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट यूज़र चाहिए नहीं, आप कस्टमर मत बनाइए, आप यूज़र बनाइए। कस्टमर और यूज़र में फ़र्क होता है। कस्टमर होता क्या है? जो आएगा मोल-भाव करते रहेगा, अपने को सिर्फ़ प्रोडक्ट लेना है। अब विथआउट बेनिफिट तो विथआउट बेनिफिट मतलब उसको समझ नहीं आया प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको एक कन्विंस करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, कन्विंस करके कभी प्रोडक्ट नहीं दे रहा, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बना करके यूज़र बनाइए। देखिए आपको मैं बताऊँगा कई सारे लोग होते हैं जो मुझे पैसा दे-दे के 2-2 दिन तक इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ यूज़र बनाया, वो मेरा यूज़र है, और उसको मैं सामान ला के देता हूँ, उसको बेनिफिट हुआ और उस तरीके से बेनिफिट में काम करता हूँ। ए फॉर ऑथोरिटी यानी कि ऐसे लोग जिनको ऑथराइज़ है, जिनको अंदर ऑथोरिटी यानी कि जो प्लान खुद सुने, खुद डिसीज़न किया मुझे करना है। प्रॉब्लम क्या होता है? आप उसके पास जाके बात करते हो जो बंदा प्लान वाला सब चीज़ सुन के बोलता है, सब चीज़ बढ़िया एक बार घर में डिस्कस करते हैं। सब चीज़ बढ़िया एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं। सब चीज़ बढ़िया एक बार पापा से पूछ लेते हैं। सब चीज़ बढ़िया एक बार चाचा से पूछ लेते हैं। यार जब तुझे किसी और से पूछना था तो तू क्यों आया? हम उनके पास जाएँगे ना, आप सीधा बोलिए अच्छा ठीक है एक काम करो मम्मी से बात कराओ, पापा से बात कराओ। क्योंकि जब तुमको पापा की डिसीज़न से ही तुम करोगे, तो पापा से बात कराओ भाई। पापा को कन्विंस करेंगे, पापा को बताएँगे प्लान। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि अभी तक हमने काम करने सही तरीके से सब और तीसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नीड्स। नीड मतलब वही आप सोच लीजिए नीड क्या-क्या है चीज़? नीड मनी, हेल्थ, टाइम, सिक्योरिटी, लाइफ़स्टाइल, फेम, पहचान, फॉरेन ट्रिप, कार, फंड, हाउस फंड आपका जो अवार्ड सब ये सब नीड है। नीड कई तरह की, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका मनी जिसके पास पैसे है वो 10% आपको बिज़नेस दे सकता है। जिसके पास अथॉरिटी वो 20% बिज़नेस दे सकते हैं। यानी 10 और 20 कितना हो रहा है? लगभग 30%। लेकिन जिसका नीड है वो आपको 70% तो असल मुद्दा नीड है। आपको दिख रहा है आपको मैं बताऊँगा कई सारी टीम है जहाँ पे यंगस्टर है 20 साल से 18 साल से लेकर 25 साल के लोग भर्ती पड़े हुए। हम यहाँ कह रहे हैं कि सर प्रॉब्लम हो रही है लोगों को प्रोडक्ट परचेज़ करने में, वहीं दूसरी जगह कई सारे जगह लोग यहाँ पर ये 18 साल से 25 साल के लड़के लोग हैं और वो हर महीना 100-100 पीवी कर रहे हैं। कारण क्या? उनका नीड है। उनको ये दिख गया कि जो लाइफ मुझे दिख रहा है, जो लाइफ मुझे डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज में दिख रहा है, वो लाइफ मुझे कहीं और नहीं दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे ₹1 खर्च नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको दिख गया तो आपके लिए ₹3000 खर्च करना भी नहीं रहेगी, याद रखिए। प्रॉब्लम तो ये है। तो हमको क्या करना होगा आज से, अगर आप किसी को प्रेज़ेंटेशन खुद दे रहे हो तो पूरा फ़ोकस 70% यानी कि नीड्स उसके अंदर नीड आपने पैदा कर दिया, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ बंदा कैसे भी करके अरेंज करेगा, कोई मना करे। कई सारे ऐसे दोस्त हमारे जिनको जो जब प्लान सुने थे, तो प्लान सुनने के टाइम में उनके पास में ₹1 भी नहीं थी। लेकिन प्लान सुनने के बाद में उन लोगों ने लगभग-लगभग 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार का प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, अरेंज करके किया। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। नीड अगर है तो सब कुछ होगा। तो हमें नीड क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं हूँ। आप मीटिंग कराइए। आप मीटिंग कराइए। अब आइए, आपको कुछ चीज़ बताऊँगा अकॉर्डिंग टू नीड यानी कि कैसे लोगों को हमको हैंडल करना है। देखिए टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड कि दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं। तो जो सबसे ऊँचा कैटेगरी होता है जिसे हम कहते हैं वेरी रिच बहुत अमीर है लोग। जी हाँ, वो लोग बहुत अमीर होते हैं, वेरी रिच पीपल। उसके बाद रिच आते हैं। अब वेरी रिच टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ये बहुत अमीर है। ये इन्होंने अपना टीम कंपनी अपने अपनी ज़िंदगी में एक नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं। ये हमसे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करके बैठे हैं। उससे नीचे आते हैं लोग जो रिच होते हैं, जो आपके आस-पास कई सारे लोग होंगे जिनके पास मर्सिडीज़ हो सकती है, महीने की लाखों की इनकम कर रहे हैं। कहीं पर एक बहुत बड़े ऑफिसर है, बहुत बड़े रैंक में कंपनी में या खुद की कोई कंपनी चले हुए, ऐसे लोग हो सकते हैं। जिसकी कंपनी महीने, साल का करोड़ का टर्नओवर कर रही है, ऐसे लोग हैं जो रिच पर्सन जो ऑलरेडी अच्छी कार 25 लाख, 50 लाख की कार रख सकते हैं। अंबानी के लिए 50 लाख की कार कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, आइलैंड खरीद सकता है।
तो बहुत बड़े लोग जो अमीर लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। उन तक तो हम लोग को मतलब कि अब हम जा ही नहीं क्योंकि वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं इस सिस्टम में। उन्होंने नेटवर्क बना लिया ऑलरेडी। उससे नीचे थे रिच। अब उसके बाद कौन आते हैं? वो आते हैं मिडल क्लास। जी हाँ, उससे नीचे कौन लोग आते हैं? जो आते हैं मिडल क्लास। इंडिया का सबसे बड़ा तबका, सबसे मेहनती तबका। अब मिडल क्लास में भी 2 तबके होते हैं, एक होता है अपर मिडल क्लास, एक होता है लोअर मिडल क्लास। जी हाँ, एक अपर मिडल, एक लोअर मिडल। अब ये क्या आज हम लोग जानेंगे। अपर मिडल और लोअर मिडल में क्या फ़र्क होता है? देखिए आज क्या हालत हो गई, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो अमीर थे और गरीब थे। अमीर और गरीब थे, यही सच्ची बात है। लेकिन आज क्या हो गया, अमीर, गरीब और मिडल क्लास, ये 3 लोग हो चुके। ये 3 लोग हमारे देश में हो चुके। अब मिडल में भी 2 तरह के मिडल क्लास। एक मिडल क्लास जो लोअर मिडल क्लास, जो सबसे ज़्यादा मार खाया की तबका है। वो कैसा है? क्योंकि वो उनकी इनकम 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच। अब वो ना ही लाल कार्ड पॉवर्टी लाइन पे आते हैं और ना ही इतना अफोर्ड कर पाते हैं। उनके पास एक मोटरसाइकिल पिछले 5 साल से चला रहे हैं, पिछले 10 साल से एक ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं। रेंट पे पिछले 25 साल से रेंट पे। तो वो लोअर मिडल क्लास, लेकिन मेहनती खूब। आज जो दुकान-वुकान में काम करे सब लोअर, ये पुअर नहीं, पुअर तो गरीब होते हैं, जिसको खाने के लिए चाहिए नहीं होता, जो बहुत पुअर होता है। और वही जो होता है सबसे नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पुअर, यानी कि सबसे नीचे कैटेगरी, जिसे हम पुअर कहते हैं। यानी कि लगभग-लगभग 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो 5 कैटेगरी में। अब बात कर रहे हैं पुअर की, तो हमारी दुनिया में लगभग 20% से ज़्यादा लोग हैं जो बिल्कुल पुअर है, एकदम ही गरीबी रेखा हमारे देश। जिनका रोज़ की कमाई, रोज़ का खर्चा, रोज़ की कमाई, रोज़ की खर्चा। एक दिन से वो ज़्यादा सोचते ही नहीं ज़िंदगी। उनका क्या, आज दिन भर कमा लिया, आज खा लिया, अब कल कमाएँगे तो कल खाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। वो उस ज़िंदगी में जी रहे, ऐसा हाल है। अब उससे ऊपर आते तो मिडल क्लास। तो मिडल क्लास में, लोअर मिडल क्लास में लगभग 20% लोग और अपर मिडल क्लास में लगभग 40%। अपर मिडल क्लास जो 20,000 से लेकर के 50,000 तक, ये बहुत स्ट्रगलिंग है। क्योंकि इनको ये रिच से थोड़ा नीचे रहते हैं, ठीक है? इनके पास कार तो है, लेकिन इनके पास मर्सिडीज़ नहीं है। इनके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक की कार। ये अपर मिडल क्लास, जो फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं, ठीक है? और लोअर मिडल क्लास, इनके पास कार भी नहीं है, वो वही 5 साल से मोटरसाइकिल चल रही है, वही पुराना काम काम चल रहा है, सब चीज़ वैसी-वैसी, ठीक है? और लगभग टू 60% ये हो गया। ये आबादी 60 यानी 20 या 60 कितना, 80 हो गया। रिच पर्सन कितने परसेंट, लगभग 15% लोग रिच है और लगभग 5% लोग जो बहुत ही अमीर। तो पहला चीज़ मैं बताऊँगा, 5% को तो भूल ही जाओ। वहाँ तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं, वो तो हमारी कंपनी खरीद सकती है, वहाँ तक जा नहीं सकते। 15% तक भी अभी हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 15% तक अगर जाएँगे तो वो पूछेंगे, भाई तूने कितना कमाया? तेरी कितनी इनकम है? तेरी कितनी आ रही? कितना? 50,000, मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ? तो वहाँ पे हम हैंडल नहीं कर पाते शुरुआत, ठीक है? अब बहुत ही गरीब अगर हम चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो बंदा बोलेगा, भाई साहब हम भी करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? मेरे पास तो 1 दिन का से ज़्यादा पैसा है ही नहीं। वो तो कहेगा मेरा किस्मत में तो लोग भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा लेकिन करना चाहता हूँ। जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर करना क्या चाहते हैं? जब कुछ नहीं करेंगे तो करना क्या चाहते हैं? तो वो कैटेगरी के लोग हैं। अब तो हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए? तो हमारा टारगेट होना चाहिए मिडल क्लास में, खास करके अपर और लोअर मिडल क्लास, यही 2 जगह हमारा टारगेट है 60% हो। 100 में 60% जो लोग हैं ना, ये हमारा असल टारगेट होना चाहिए। लेकिन गलती हम लोग क्या कर पाए बैठते हैं, या तो हम नीचे चले जाते हैं एकदम पुअर पे, या तो हम लोग रिच कैटेगरी में चले जाते हैं। हमें टारगेट लेना है ये मिडल क्लास में जो अपर मिडल क्लास में क्यों टारगेट रहता है कि वो आराम से वेस्टेज की खरीदारी भी कर सकता है प्रोडक्ट्स की, ठीक है? वो आराम से मीटिंग्स भी अटेंड कर सकता है, वो आराम से अगर 2-3 हज़ार रुपया खर्चा करना वहाँ भी कर सकता है, तो दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ये क्या पैसे की लाइन से मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पैसे की लाइन से ये लोग हो रहे हैं। मैं यहाँ पे पैसा और सोच दोनों कह पैसा और सोच दोनों, यानी कि उनकी सोच क्या है? अगर एक का सोच यार जितना आ रहा है उतना मैं खुश हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो हो गए पुअर, सोच से गरीब। चाहे वो महीने के 1 लाख रुपया क्यों ना कमा रहे, लेकिन सोच से गरीब, ठीक है? अगर कोई ये कहता है यार करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे से होगा नहीं, या मैं करूँ क्या? मैं करूँ क्या? तो होगा लोअर मिडल क्लास। अपर मिडल क्लास, सर बताइए हमको करना, हमको पैसा कमाना है, जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, आप जो कहेंगे मैं आपको एकदम समर्पित कर देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं जो बोलोगे वो मैं करूँगा, मुझे पैसा कमाना है। वो हो गया अपर मिडल क्लास। रिच, यार कमा तू, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरा तो है, मैं जितना मैं कमा रहा हूँ और ज़्यादा कमा रहा हूँ, उतना दिक्कत। और वेरी रिच तो भाई वो ऑलरेडी सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ कमा रहा है, अब हम सिद्धार्थ सिंह को जाके तो प्लान नहीं देंगे, ठीक है? तो ये एक इंसान की सोच। तो हमें पकड़ना सबसे ज़्यादा अपर मिडल क्लास, और लोअर मिडल क्लास में भी पकड़ सकता है अगर कुछ अच्छे लोग मिल गए, भाई है उनकी क्वालिटी, तो आप पकड़ सकते हैं। तो आप देखिए कि आप कहाँ पर ही काम कर रहे हो।
अगर आप पुअर पे काम कर रहे हो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि उसके पास पैसे की कमी और सोच से भी छोटा, नहीं हो पाएगा। तो अब आपको अपने हैंडल्स को करना पड़ेगा अपने अपलाइन में कि अपने प्रोस्पेक्ट में। और गलती क्या था मालूम है? तो कहते सर जो मना कर दिया उसको क्या बोले? भैया हमें उसको बोलना क्या है? हमारे पास उतना टाइम नहीं होना चाहिए सोचने का। हमें तो इतना करना कि कितना ज़्यादा लोग हमारे पास आ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग 1 लाख जितनी जो लोग पैसा कमा रहे हैं सबको प्रॉब्लम्स आती है। हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा। हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। आइए, अब काम कैसे होता है? 2 तरीके से काम होता है। टू मेथड्स ऑफ वर्किंग होता है, यानी कि 2 तरीके से लोग काम कर रहे हैं और आपको भी 2 तरीका मिलेगा काम करने का। पहला काम अपने दिमाग से बाउंड्री निकालना पड़ता है। 2 तरीके का काम क्या-क्या? पहला होता है ऑनलाइन काम, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन भी करते हैं क्योंकि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। दूसरा होता है ऑफलाइन काम। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों में क्या फ़र्क है? ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। लोगों को बहुत सारी चीज़ क्लैरिटी नहीं हो रही। लोगों को लगता है सर मेरा तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन नहीं हो पाता है, मेरे को तो फेस टू फेस चाहिए, मेरे को तो मीटिंग के करना पड़ेगा। या कई सारे लोग कहते हैं सर मैं तो मीटिंग नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, मैं तो ऑनलाइन ही करूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा आप अपना दिमाग में डालते हो, जैसा आप अपना कॉन्शियस माइंड को बिल्ड करते हो वैसे ही आप काम करो। आज से ये चीज़ याद रखिए कि एक ही चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन सही तरीके से करूँगी और 1 लाख रुपया कमाना यही लक्ष्य। इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी है? यही सोचना है। इसके अलावा ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या है, क्या नहीं है, डाउन है, लोग आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, कुछ नहीं सोचना है। खाली एक ही चीज़ सोचना है कि मेरे को 1 लाख रुपया महीना कमाना कम से कम। क्या आप रेडी है? रेडी है तो ज़रूर रिप्लाई करें कि हाँ भाई हम रेडी हैं। कौन-कौन रेडी है? क्योंकि मैंने तो वहाँ पे क्या ना एवरीवन करा हुआ है। जो-जो रेडी है वो उसको वहाँ पे उनका मैसेज भी आएगा। जी हाँ, तो ये चीज़ है। अब आइए थोड़ा-सा समझते हैं कि देखिए ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो तो ऑफलाइन से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है? अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन से आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना आप ऑफलाइन में मेहनत करेंगे। ये फैक्ट है। ठीक है? इसके साथ-साथ ऑनलाइन मतलब क्या होता है आउटसाइड बिज़नेस को ऑनलाइन कहते हैं, जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते। ठीक है? ऑनलाइन बिज़नेस यानी कि जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ उसे कहते हैं आउटसाइड, ठीक है? ये चीज़ होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ऑनलाइन के लिए आपको स्पीड और स्किल चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करेंगे तो आपको टेक्निक्स बहुत आने चाहिए। आपको बात करने का वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए होनी चाहिए और स्पीड होना चाहिए। कितना फास्ट काम कर पा रहे हैं, इतना फास्ट यानी कि एक बंदा कहता है अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, एक बंदा कहता है सर मैंने आज 200 लोगों को अप्रोच किया, एक बंदा आता है सर मैंने आज 6000 लोगों को अप्रोच किया। फास्ट चाहिए। ऑनलाइन में फास्ट वर्क होता है, स्पीड चाहिए, कितना स्पीड तक आप भाग रहे हो। आपको 500 की स्पीड है भागना, 1000 की स्पीड है भागना, वो होता है, जेट चलाना है, उससे कहते हैं। ऑनलाइन में अगर कोई बंदा सर मैंने आज 10 लोगों को अप्रोच करा है, फेसबुक में 10 लोगों को बात की, तो कुछ नहीं है। ऑनलाइन तो 100 लोगों को अगर आप एक दिन में बात कर रहे हैं ना, वो भी कुछ नहीं। ऑनलाइन में स्पीड चाहिए। मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। अब बात कीजिए ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में सबसे आसान कोई चीज़ नहीं, कोई फील्ड, कोई ये चीज़, कोई मतलब कि ये चीज़ नहीं, सबसे बड़ी चीज़, आराम से कीजिए। वहाँ पे क्या होगा कोई नो न मतलब कि वहाँ पे आप सिर्फ फील्ड वर्क करिए। अब फील्ड वर्क करने के लिए क्या चाहिए? आपका अगर आपके आपके पास है, तो आपका जो फील्ड है, आपके घर के आस-पास, वो आपका ऑफलाइन बिज़नेस है। आप जाइए वहाँ, बात कीजिए, हर एक व्यक्ति से बात कीजिए, आप बिज़नेस कर सकेंगे। तो हमें ऑनलाइन, ऑफलाइन हम मेरा एक ही मानना है कि हमें हर वो काम करना जिससे पैसा आए और सही हो, गलत नहीं। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आप रेगुलर करना होगा, एक दिन नहीं होता है। आप रेगुलर आपको ऑनलाइन में भी करना पड़ेगा, ऑनलाइन में तो 24 घंटा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 10 प्लान कर दिए जाकर के आप बैठ गए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लास्ट में गुड न्यूज़ तो दूँगा ही दूँगा। और ऑनलाइन में एक फ़ायदा क्या होता है, ऑनलाइन में स्पॉट रिज़ल्ट ज़्यादा निकलता है। और अगर देखा जाए तो ऑफलाइन में भी ऑफ स्पॉट रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन और ऑफलाइन में क्या होता है कि हम सामने वाले की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ऑफलाइन ऑनलाइन में कि हम सामने वाले के माइंड को नहीं पढ़ पाते। हम सिर्फ़ अपना डेटा दे पाते हैं कि भाई देखिए ये प्लान है, ये ऐसा है। अब इसको देखने के बाद वो क्या समझा ये हम नहीं समझ पाते। इसलिए ऑनलाइन में काम करना थोड़ा-सा ज़्यादा स्पीड करना पड़ता है कि आप एक टाइम में आप 500 लोगों को टच कर रहे हो, आप 1 घंटे में 500 लोगों को तक टच कर रहे हो, ठीक है? अब आप 500 लोगों तक टच करके आप उनसे बात करोगे, उनसे बात करके उनको मैसेज करोगे, उनको रिप्लाई करोगे, तो वो डेटा एकदम कलेक्ट एकदम आपको स्पीड करना पड़ेगा, एकदम फास्ट। आप लैपटॉप लेके बैठ गए ऑनलाइन, आपने 5 फेसबुक आईडी बनाई,
आपने अपना लैपटॉप क्रोम खोल दिया, अपना मोबाइल क्रोम खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, आप एक साथ लगे हुए सब में मैसेज कर दन, 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 दन मैसेज। लेकिन वहाँ पे क्या होगा एक आईडी से ज़्यादा मैसेज करो तो ब्लॉक कर देगा। तो आपको कई आईडीज़ खोलनी पड़ेगी, कई पेज बनाना पड़ेगा, कई इंस्टाग्राम का काम करना पड़ेगा और कहीं आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपका अपलाइन आपके साथ है या नहीं है, आपका प्रोस्पेक्ट कहाँ है, क्या नहीं, मैटर ये करता है आप स्पीड से कितना काम करें। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम अपना दिमाग में बहुत सारे विचार बनाते हैं और उस विचारों के साथ, उस विचारों के संगत में आके काम होता है। हमको लगता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जैसा चाहिए वैसा हो। तो आप अपना नज़रिया बदलिए, आप अपना तरीका बदलिए, आप आइए कम्युनिकेशन में, कॉन्टैक्ट में, तब जाके आपको यही सबसे बड़ी। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, वापस अगर हम बैक जाएँ, अगर बात की जाए अगर, कि बात यहीं पर ही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था, पहला पहला स्लाइड जो हमने पढ़ा था, पहला जो स्लाइड पढ़ा था हमने, यही सबसे इम्पोर्टेंट और ये सब कुछ जाता है रीज़न, इससे इम्पोर्टेंट कुछ और है ही नहीं। आपका रीज़न कितना क्लियर इम्पोर्टेंट, कितना बड़ा रीज़न है, कितना इमोशनल, अगर रीज़न इमोशनल है तो आप अपने प्लान को छोड़ोगे नहीं, आप कॉन्टैक्ट में रहोगे, आप कहीं और दिमाग नहीं लगाओगे, ध्यान नहीं दोगे और देखो 1 महीने में रिज़ल्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करोड़पति बन जाओगे, रिज़ल्ट मतलब कि आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ, काम होना शुरू हो गया, कि अरे यार हाँ, इस महीने मेरा 3 टीम बन चुका है, तो अगले महीने में और 3 टीम को बनाऊँगा और काम को करूँगा। तब जाकर के आपको बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन रिज़ल्ट और इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम जो चीज़ मैंने आज बताया उसके हिसाब से आपने काम करना शुरू किया, आज अभी इसी वक़्त से आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको हमारे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मतलब कि हर डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमने बताया आपको और यहाँ पर ही हम